अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। और एक बहुत टेंस सिचुएशन में इस वक्त हम बैठे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। और ऐसे में ऐसा लगता है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने जो मेजर एक अपने ऊपर किसी भी तरह के आफ्टरमैथ थे या असरात थे, वो जंग के पूरे सूरत हाल में पाकिस्तान ने उसको बहुत अच्छे से अवॉइड किया है। बट अब जो इकोनॉमिक एक ब्रिंक पूरी दुनिया के लिए नज़र आता है, वो इट्स स्टेयरिंग अस राइट इन द आई। ये एक प्रेसिंग इशू है, इस पे बात करेंगे। बिलखुसूस जो एनर्जी सप्लाईज हैं, पेट्रोल के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, और बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस की तरफ क्या जाने का ये ज़रूरत नहीं है, क्या ये ज़रूरत वक्त नहीं है कि कुछ नित नए सोल्यूशंस की तरफ और मसाइल के हल की तरफ जाया जाए, बजाय इसके कि जो एक सेट पैटर्न है उसी के ऊपर चला जाए। उसके बारे में भी थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले क्योंकि एक इतने सिस्टमेटिक अंदाज में और इतने एक रैपिड अंदाज में इस वक्त पूरे सूरत हाल पूरी दुनिया की, खित्ते की, और जो इस वक्त एक टेंशन्स चल रही हैं, जो जंग चल रही है उसमें तब्दील हो रही है, नए नई चीज़ें रोनमा हो रही हैं, नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा। हमने थोड़ा सा इन चीज़ों को मजमूई तौर पर इकट्ठा किया है, फिर उस पर ज़रा जो नित नए सोल्यूशंस हैं उन पर भी इंशाल्लाह बात करने की कोशिश की कि वाई नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स आज। और ये जो है यही वक्त है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा लाजिम व मलजूम हो जाती हैं। मशरक़ी वस्ता में जंग की फ़िलहाल जो सूरत हाल है, कुछ चीज़ें मजमूई तौर पर अमरीकी और इसराइल के ईरान पर हमलों में शहीद अफराद की तादाद 1250 से तजावुज़ कर गई। अमरीका ने गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान ईरान के अंदर तकरीबन 200 अहदाफ पर हमले किए हैं, जिससे तेहरान की मिज़ाइल और ड्रोन सलाहियतों में नुमाया कमी वाक़ हुई है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ईरान पर अमेरिका के ज़मीनी हमलों का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर ज़मीनी हमला किया तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात या बैक चैनल राब्तों को सख्ती से मुस्तरद करता हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ईरानी हुकाम को फ़ोन करके मुआहदे की दावत दे रहे हैं। ईरानी हुकाम हमें फ़ोन करके मुआहदे की दावत दे रहे हैं, ईरान ने लेकिन देर कर दी। हम अब लड़ना चाहते हैं। ईरान में अमेरिकी ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर करना वक्त का ज़िया होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त जोहरी हथियारों के इस्तेमाल का ख़तरा दिहाइयों में सबसे ज़्यादा है। आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासर होने से पैदा सूरत हाल पर भी तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस पर तशवीश का इजहार कर रहा है। मशरक़ी वस्ता जंग से तवानाई बहरान का खदशा है। हुकूमत ने कोरोना जैसे मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। पहले मरहले में कोविड-19 वबा के दौरान अपनाए गए तरीक़ेकार के तर्ज पर तातीलात की तादाद में इजाफा किया जाएगा। मंसूबे के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, अब ये इंपॉर्टेंट है नाजरीन, हफ्ते वीकली बेसिस पर जो रद्दबदल है उसकी भी अब बताया जाता है कि मंजूरी दे दी गई है। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतें बढ़ते हुए अभी तक जो है $84 पर बैरल तक पहुंच गई हैं। कशीदगी बढ़ती है तो चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जाने का खदशा है। जंग के बायस आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। कतरी वज़ीर तवानाई वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी के हवाले से कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। ये भी ज़राए अब इसमें बता रहे हैं। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार रद्दोबदल का फैसला। पेट्रोल की कीमत में ₹25 तक का इनिशियली बताया जाता है इजाफा हो सकता है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा था इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल का 28 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है, जबकि LNG के हवाले से फ़िलहाल कोई मसला दरपेश नहीं है। जबकि दूसरी जानिब जो बिल्कुल स्टार्क इसका बयानिया आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ये कहते हैं, उन्होंने खबरदार किया है कि अगर सप्लाई बहाल ना हुई तो पीर से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद होना शुरू हो जाएंगे। और ये सारी जो बात है इसी की वजह से एक बहरानी सूरत हाल है और एक पैनिक बाइंग भी हो रही है। दूसरी तरफ जो एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है चंद रोज़ पहले, बहुत मेंशन ये है कि PTI ने इस इन कैमरा ब्रीफिंग को बानी PTI से मुलाकात से मशरूत करके इसका बॉयकॉट कर दिया था। और अब जो नए सोल्यूशंस हैं नाजरीन, कि क्यों ना किसी नए हल की तरफ जाया जाए, कई चीज़ें प्रपोज की जा रही हैं। उनमें सर फहरिस्त ये भी है कि जो पेट्रोलियम लेवी है वो बताया जा रहा है कि क्यों ना जो पेट्रोलियम लेवी है उसको कम किया जाए। तकरीबन ₹100 पर लीटर का पेट्रोलियम लेवी है। ये एक अक्रॉस द बोर्ड टैक्स है जो कि गरीब और अमीर दोनों को यकसर देना पड़ता है और एक जैसा टैक्स देना पड़ता है। अगर इसमें कोई कमी की जाए तो जो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा आवाम को मुंतकिल करना है, यकीनन उसमें कुछ कटौती हो सकती है। फिर जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं या जो पेट्रोल है, जो स्टेट के मिनिस्टर्स को, जो वुज़रा को या जितने भी जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं पार्लिमानी, उनको जाता है, वहाँ पर उनके प्रोटोकॉल की अगर कोई उसमें कटौती हो या उस पेट्रोल में जो वहाँ जा रहा है उन सप्लाईज़ में कोई कटौती हो, ये भी एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है। एंड ऑल्सो दिस के अभी कई सारे फ्रंट्स खुले हुए हैं, तो ये भी एक बड़ी अहम बात की जा रही है कि अगर
ये जो पेट्रोल की कीमतें वीकली बेसिस पर बढ़ाने का, अगर एक तरफ हुकूमत ये क्लेम कर रहे हैं कि स्टॉक्स काफ़ी हैं, वाफिर मकदार में हैं, 28 दिनों के हैं, देन वाई इंक्रीज द प्राइसेस दिस अर्ली? मतलब अगर ये वीकली बेसिस पे बढ़ा दी जाती हैं तो वो जो ज़ख़ीरा जो मतलब एक होल्डर्स को क्या ये इनकरेज करने के मुतरादिफ नहीं होगा? ये भी एक बड़ी अहम बात है जिस पे हम लोग आज गौर करेंगे। और एक बात ये भी की जा रही है पॉलिटिकली स्पीकिंग कि चूँकि कई सारे फ्रंट्स हैं पूरी दुनिया में, खित्ते में, दुनिया में इस वक्त एक जंगी सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान से भी जो मामला है वो चल रहा है, पाकिस्तान उसमें भरपूर वहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रहा है और जवाब दे रहा है। बट ऑन द अदर हैंड क्या ये ज़रूरी नहीं होगा कि कोई पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की तरफ जाया जाए, ताकि ये कि जो बहुत सारे हॉस्टाइल फ्रंट्स हैं उनमें से एक सियासी फ्रंट तो बंद हो? ये भी एक कई लोग इस बारे में तजवीज़ दे रहे हैं। थोड़ी सी इन तमाम बातों पर ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करते हैं आज की इस नशिस्त में, एंड फौरी तौर पर अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए समर हारून बिलोर साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, तमाम मामलात पे PMLN और गवर्नमेंट के जो मौक़िफ़ हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, हमारे साथ रखेंगी। वेलकम बहुत बहुत आपको। हमाद हसन साहब नाज़रीन तमाम मामले पे अपना बेबाक तज्ज़िया तबसरा लेकर हमारे साथ हैं, हमारे हमरा हैं, आपको भी बहुत खुशामदीद हमाद साहब। और नाज़रीन सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं तमाम बात में, PTI का जो मौक़िफ़ है वो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रखेंगे। तमाम को आपको बहुत वेलकम। डॉक्टर साहब आपको भी। और डॉक्टर साहब आपसे प्लीज़ आप बताएं, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें ओवर हेयर की जो आप ब्रेक में भी ये गुफ्तगू कर रहे थे। एक तो आपकी तरफ ये बार बार तनकीद हो रही है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जंगी सूरत हाल लगी हुई है और आप लोग इंस्टेड के आप इस वक्त रियासत को, मुल्क को, गवर्नमेंट को मुस्तहकम करें, उनमें उसमें अपना पॉजिटिव कोई किरदार अदा करें। आप लोगों का वही एक रिवायती रवैया है कि मैं ना मानूं, और इन कैमरा ब्रीफिंग पे भी आपने कहा कि पार्लियामान को ब्रीफिंग दें, जबकि आपके दौर में भी इस तरह के जब भी कोई इशू होता था तो इन कैमरा ब्रीफिंग्स हुआ करती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। आपको पता है ये गवर्नमेंट हमें टेररिस्ट समझती है। पूछ लेते हैं उनसे। नहीं समझती है, कहा इन्होंने ये समझती है कि हम लोग टेररिस्ट है या हम उनकी मदद करते हैं, हम उनके सहूलतकार हैं। ये हमसे क्या मदद मांगना चाहते हैं? ये हमसे किस बात की नेगोशिएशंस मांगना चाहते हैं? देखिए आप लोगों ने, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, हम तो हालत जंग में, हम तो जेलों में हैं फॉर नथिंग। और जेलों में भी इमरान खान की आंख का मसला है ना, 85% कम हो गई थी, उसके बाद इन्होंने कहा हमने टीका लगाया ठीक हो गया। उसमें भी जो रिपोर्ट आई थी उसमें 6/24 था। मुझे बताएं जो अगली जो उनके अभी चेकिंग करवाया था उसकी रिपोर्ट सामने आई है? जो पिम्स रात में गए थे दोबारा जो गए थे उसकी रिपोर्ट आई है? मुझे क्या पता उस ट्रीटमेंट से उनके वो ठीक हुए या नहीं हुए। आप मेरी सूझ में आकर देखें ना, मेरा लीडर जो है, जो इस वक्त मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, और वो एक्चुअली ही इज द मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन द कंट्री। पॉलिटिकली पाकिस्तान को इंटरनल स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक आप इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं आएगी आप एक्सटर्नल स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। आपके अंदर आपके दिल की धड़कन तेज हो, जिसे हम पैल्पिटेशंस कहते हैं, जब आपके अंदर पैल्पिटेशंस हो रही हो, आपको पसीने और आप कोई काम सीधे हाथ से कर नहीं सकते। आपको अंदर से सुकून होना चाहिए इन ऑर्डर टू डू समथिंग राइट। मतलब आप लोगों की ये कैफियत है, आप फरमा रहे हैं कि पैल्पिटेशंस है और एक तरह की भाई आप मुझे एक बात बताएं, मेरे लीडर की एक आंख की नजर तकरीबन खत्म हो गई है। मुझे देखिए अल्लाह ना करे, लेकिन 3 महीने से वो कहता रहा मेरी आंख में प्रॉब्लम है, मेरी आंख में प्रॉब्लम है। अगर इतना ही मसला है, मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो बॉल है ना वो हुकूमत की कोर्ट में है। वैसे हुकूमत कहना भी नाजायज है, एलचियों के कोर्ट में है कि ये जाके बताएं कि भाई देखो ये चीज होनी चाहिए। मैं अभी मिसाल देता हूँ, रिसेंटली मैं ये कहता हूँ मेरी तरफ से आपने इस मुल्क का हल ठीक करना है, सारी चीजें ठीक करनी है। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से जो कोट लखपत के असीरान है, उन्होंने खत लिखा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान से मिलने की इजाजत दी जाए। जी बिल्कुल लिखा है। उसके बाद अचकजई साहब एक पॉलिटिकल माइंड सेट के इंसान हैं और वो डायलॉग पे बिलीव करते हैं एज अपोज टू प्रॉब्ली मी। उसके अलावा अलामा नासिर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है कि हम आपकी इस नाजायज हुकूमत को भी प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को इजाजत या आप लोगों को ये
स्टेज बनाना पड़ेगा जहां इमरान खान को करे। और नंबर 2, आप लोगों को अच्छा ज़ई साहब ने कहा था कि ये जो दोनों हाउस है इनमें ब्रीफिंग दे देना, 25 बंदों को बुला के अलग से ब्रीफिंग देने का क्या? तो और तो अभिनंदन को भी तो जब हुआ था तो आप लोगों ने भी तो इन कैमरा ब्रीफिंग दी थी ना इन लोगों को। देखिए अभिनंदन वाज द एंड ऑफ द फाइट, वो फाइट के खत्म होने के बाद थी। दिस इज ये जो टाइम है ना, हाँ, ये वो टाइम है, ये टाइम वो है जब डिसीजन मेकिंग 2001 में हो रही थी, जिस वक्त हमें कहा जा रहा था आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, और जहां पे हमारे उस वक्त के जो लीडरान थे PMLQ वाले, वो हमें ये कह रहे थे, और हमारा जो परवेज मुशर्रफ था वो ये कह रहा था कि आपसे तोड़ा बोड़ा बना दिया जाएगा। उस वक्त के डिसीजंस जो थे आज कितने गलत हैं? आप में से कोई कह सकते वो डिसीजन सही थे? 80,000 लोगों को हमने उनकी कुर्बानियां दी, जिनमें ये इनकी फैमिली के डायरेक्ट लोग हैं, इनसे डायरेक्ट रिलेटेड लोग भी हैं, और $200 बिलियन का हम लोगों ने लॉस किया है जस्ट बिकॉज हेस्ट एंड फियर। आपने सही बड़े जज्बाती अंदाज में बात की, लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ एक जुमले पे एक और जुमला फरमा दें कि अचकज़ई साहब के आपने बिल्कुल वो बड़े एक दानिस्त रखने वाले और एक बहुत दाना सियासतदान है, एक बयान उन्होंने भी दिया था कि खान साहब की तबीयत इतनी खराब नहीं है और 8 फरवरी को हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है। तबीयत खराब होने की 2 चीजें हैं। ये जो बीमारी है ना, ये दर्द नहीं करती। जब ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए फिर इसको कहते हैं 100 डेज ग्लूकोमा, वो 100 दिन आपकी आंख बहुत सख्त दर्द करती है और उसके बाद बीनाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इमरान खान इसके आप ओवरऑल एज अ पर्सन यू डोंट फील इल, लेकिन आपकी नज़र आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। उन्होंने जो बैरिस्टर साहब थे उनके सामने अपनी अच्छी आंख के ऊपर हाथ रख के कहा हुआ है कि मुझे आप नजर नहीं आ रहे, मुझे सिर्फ रोशनाई महसूस हो रही है। ठीक है, देखिए दिस इज सीरियस मैटर। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरी नजर में दिस वाज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड फेडरल गवर्नमेंट। आई सी, हाँ। एंड अगर आप मुझसे पूछें, आप जितने भी आप वो करके देख लें, ये डिलिबरेट क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। किसी की आंख, और वो भी इमरान खान जैसे बंदे हैं, उसकी एक आंख की बीनाई खत्म हो जाए, कैन यू गिव अ वैल्यू टू दैट आई साइट? बिल्कुल नहीं, जाहिर है इसको अंडर एस्टिमेट या अंडरमाइन तो किया नहीं जा सकता सेहत के किसी भी मसले को, और ये तो खैर बिल्कुल एक बात है। और हमाद साहब आपकी सामने आपकी सूरत हाल है, किस कदर गम गुस्से से अपोजिशन ने अपना इजहार ख्याल किया है कि हमारी ये हालात हैं, हमें टेररिस्ट समझते हैं, हमारे साथ बेसिक जो हमारे ह्यूमैनिटेरियन राइट्स हैं उनसे हमें डिनाई किया जा रहा है, और फिर आप हमसे ही तवक्को रखते हैं खैर की। एक तो इस पे भी फरमाएं, और खित्ते की सूरत हाल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस पे भी फरमाएं। ये हफ्तावार जो बढ़ावत है ये पेट्रोल की कीमतों में, यही हल है आपके हिसाब से भी मामले का? बहुत शुक्रिया मोना। देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़्यादती का नंबर आजकल इनका है। लेकिन क्या जब ये लोग इक़्तिदार में थे तो क्या इन्होंने आईन व कानून को सुपरमेसी देने के लिए कोई किरदार अदा किया था? यानी जो नेग्लिजेंस हुई, जो ज़्यादतियाँ हुई सियासी लोगों के साथ मुसलसल, भुट्टो साहब, फातिमा जना, बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज़ शरीफ, सब के साथ आजकल इनकी बारी है, तो इन्होंने कौन सा किरदार अदा किया है? दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि ये हमें टेररिस्ट समझते हैं। भाई ये क्यों समझते हैं? ये क्या आपका मुल्क नहीं है? आप ऑन करें, आगे बढ़े, ये 1000 बार आपको समझे। आप क्या अपने मुल्क को डिसोन कर रहे हैं कि ये हमें दहशत? अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ और मेरा हमसाया मुझे कहे कि आप बुरे आदमी हैं, तो मैं अपने घर को छोड़ दूँ? मैं उसकी बात का जवाब दूंगा। ये जिस तरह किसी और का मुल्क है, इसी तरह हुमायूं मोमन का मुल्क भी है, इमरान खान का मुल्क भी है, मेरा भी है, आपका भी है, सबका भी है। तो डिसोन क्यों कर रही हैं आप कि ये हमें नहीं बुला रही हैं? और वैसे ये भी बात है कि हर दौर में कोई ना कोई जो अपोजिशन होती है उनको ऐसी बातें सुनने पड़ती हैं, कभी मुल्क दुश्मन कहते हैं, गद्दारी कभी दीन दुश्मन कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, ये तो हमेशा चलता रहता है। लेकिन ये इतनी अहम बात नहीं है कि आप किसी को गद्दार कहें। गद्दार कोई नहीं है। इमरान खान इस मुल्क के मकबूल सियासी लीडर हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं। जब वो वज़ीर आज़म के मनसब पर पहुंचे हैं, अवाम ने पहुंचा दिया था, तो इसका मतलब ये है कि अवाम ने एतमाद कर लिया था कि ये गद्दार नहीं है। ये गद्दारी के फितरे नवाज शरीफ पर भी लगे, बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो साहब पर, ये इतनी अहम बात नहीं है। बात ये अहम है
کہ ہمارے دو بارڈرز پر لڑائی ہو رہی ہے. ایک ہمارے مشرقی بارڈر پر افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ ہماری لڑائی ہو رہی ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہاں 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہے. طالبان رجیم کا جو رویہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. پاکستان نے بار بار ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی. اسحاق ڈار صاحب جاتے رہے, صادق خان صاحب جاتے رہے, سعودی عرب انوالو ہوا, دوحہ اور استنبول مذاکرات ہوئے, لیکن معاملات اسی طرح رہے. وہ اپنے رویے سے اور پی ٹی آئی نے بہرحال بار بار یہی کہا کہ صرف بات چیت ہی کریں. وہ آئی تھنک ٹل ڈیٹ بھی ابھی بھی اس بات پہ نہیں راضی ہیں. دیکھیں بات چیت یہ جو انہوں نے جو پوزیشن لی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ بات چیت تو پاکستان نے بار بار کوشش کی لیکن بات چیت سے کچھ نہیں نکلا. ایک تو ہمارے اس بارڈر پر ڈائریکٹ لڑائی ہماری ہو رہی ہے. دوسرا ہمارا جو حماد صاحب اور ٹو ایوری ون سب کی آپ کی اجازت سے فوری بریک لینی پڑی ہے. اسٹے ود اس, ویل بی بیک. جی ویلکم بیک ناظرین. بہت ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ بریک سے قبل چل رہی تھی. محمد صاحب نے بھی کئی چیزیں آئیڈینٹیفائی کی. سمر صاحبہ, اب آپ نے دونوں طرف کی بات سن لی ہے اور خاصے گلے شکوے ہمایوں صاحب کی طرف سے. آپ کیا واقعی پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا ٹیررسٹ سمجھتے ہیں آپ اپوزیشن کو, ان کے کیڈرز کو, اور نمبر 2 یہ بھی فرمائیں کہ آپ کے اوپر یہ سارے تنقید کر رہے ہیں کہ ہم نے تو پلے کارڈز لیے اور پارلیمنٹ کا اجلاس ہم نے اٹینڈ کیا اور ہم نے امریکہ کی بھی مذمت کی, اسرائیل کی بھی کی, آپ لوگ کرنے سے قاصر ہیں؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن, تو میں یہاں پہ کلیریفائی کر لوں کہ یہ ہم نے کبھی کسی کو دہشت گرد نہیں کہا. ہم پہ بہت سارے فتوے لگ چکے ہیں ان دا پاسٹ. فتوے لگانے والے لوگ نہیں ہیں. البتہ ان کی پارٹی کا سٹانس ٹی ٹی پی کو ایک ڈیفینس دیتا ہے. ہم نے ان کو ان کا سہولت کار کہا ہے اور آگے بھی کہا ہے کئی دفعہ, اور آگے بھی کہیں گے جب یہ اس طرح کے اس طرح کا سٹانس لیں گے. ایک خوشائند بات یہ ہے کہ سی ایم پختونخوا نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز میں اور آج کل جو آف کورس جو روابط چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے پختونخوا کے بارڈرز پہ ایک جنگ لگی ہوئی ہے, تو وہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں, جو فورسز ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ کا سٹانس ہے, وہ اس کو فلی انڈورس کر رہے ہیں. سو ہم ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ایک ریپو چل رہا ہے. دیکھیں جی, فورن پالیسی پہ ہم سب کو فورن پالیسی پہ ہم سب کو اچھا ایک ہونا چاہیے, اور جہاں پہ ہم کسی برائی کو پن پوائنٹ کرتے ہیں وہاں پہ کسی کی اچھی چیز کو بھی پن پوائنٹ کرنا چاہیے. سو آن دس تھنگ وی آر آن ون پیج. لیکن ان کی پارٹی کا ان کیمرہ بریفنگ کو مس کرنا, آئی تھنک میں اور پوری دنیا, پاکستانی بالخصوص, ہم اس کو ایک بڑا مطلب ایک پچھتاوے کی نظر سے دیکھتے ہیں. اٹ واز این اپرچونٹی. باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب انکلوڈیڈ, وہ سارے گئے. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہم سب ایک ہی انپٹ دیں یا ہم سب کی ایک ہی سوچ ہو. ڈاکٹر صاحب کی اپنی سوچ ہوگی, میری اپنی سوچ ہوگی. مجھے ایز اے پاکستانی یہ لگتا ہے, میں عمران خان صاحب کی صحت کے لیے, ان کی آنکھ کے لیے دعا گو ہوں. I don't want anything bad to happen to him. لیکن جب پوری دنیا ورلڈ وار 3 کے قصب پہ ہے تو ہمارا 15 منٹ کا ایئر ٹائم, خان صاحب کی میڈیسن, خان صاحب کی آنکھ, ان کو ڈاکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو میڈیسن بھی مل رہی ہے, ان کو ایک پورا بورڈ بھی ٹریٹ کر رہا ہے, وہ بیک ڈور ان کی پارٹی اور کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. وہ تو کہہ رہے سیکنڈ علاج کے بارے اس کے بعد تو کوئی میڈیکل رپورٹ تک نہیں دینے کی زحمت کی. کون سا رابطہ؟ اب یہ بات بھی پھر نکل آئے گی کہ کس کو میڈیکل رپورٹ ملی اور کس کو نہیں ملی. یہ تو ان کو تو جو خبریں ملتی ہیں دے ڈونٹ ڈسکلوز اٹ. بیرسٹر گوہر کی جو انہوں نے بتایا, یہ تو بات جب ہم نے نکالی تو ہم تو ایک ان کو بریدنگ ونڈو دے دیتے ہیں کہ یہ بات کریں. دیکھیں, یہ ٹائم نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ فلاں مقبول ہے, فلاں مقبول نہیں ہے. پوری مسلم امہ ایک حالت جنگ میں ہے. بالکل, ہم تو بذات خود ایک جنگ پہ ہیں. اور آج کی ایک بہت اپسیٹنگ نیوز یہ ہے کہ آج میرن شاہ میں پھر خودکش دھماکہ ہوا ہے افطار کے بعد. تو ایک جو ہم نے یہ جہاں یہ افغان بارڈر پہ یہ جو حالات سٹارٹ ہوئے تھے, اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی سرزمین پہ پھر سے کچھ ہوا ہے, حملہ ہوا ہے. تو دیکھیں, ہمارے اپنے بہت ساری ایشوز ہیں. 13 سال سے یہ اس صوبے میں حکومت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بریک میں بڑی اچھی باتیں کی کہ ٹیررزم کی روٹس پاورٹی میں لائے کرتی ہیں, یہ وہ. تو 13 سال سے تو ان کی حکومت ہے. پاورٹی ایلیویشن کے لیے انہوں نے کیا کیا؟
इन फार फ्लंग एरियाज में, एक्स फाटा के इलाकों में इन्होंने कितने स्कूल बनाए, कितनी कॉलेजें बनाई, कितनी बच्चियों के लिए उन्होंने वहाँ पे सहूलतकारी पैदा की। वहाँ पे रोज वीडियोस आती हैं, कभी किसी बच्ची को कोई मार रहा होता है, कभी एक बच्ची क्रिकेट खेल रही होती है, उसके ऊपर फोटो खींचने के ऊपर उसकी बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं यही कहती हूँ ये तो इनके हाथ में ये सूबा है ना, तो ये कोई अमली इकदाम लें। बट वो जो लार्जर पिक्चर है वो उससे भी इन्होंने कहा कि हमने डिस्कनेक्टेड नहीं रह सकते। इन्होंने कहा कि पॉवर्टी का तो मसला पूरे मुल्क में बढ़ गया है, समझ है। मैं तो नहीं कहती, लेकिन देखिए दूसरे बंदे पे जब आप उंगली उठाएंगे तो चार आपकी तरफ भी जाएंगी। जिस सूबे को ये गवर्न कर रहे हैं वहां पे भी पॉवर्टी है, वहां पे क्राइसिस मैनेजमेंट है। आज आधे से ज्यादा रमजान गुजर गया है, खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक इंसान, औरत या आदमी को रमज़ान पैकेज नहीं मिला। रमज़ान पैकेज की अगर मैं आपको बात करूं, उस पर हमें पूरा अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। एक फेडरल गवर्नमेंट का पैकेज है जो सिर्फ डेटा की तरफ जाता है, आपने सिर्फ एक नंबर में अपना मोबाइल कार्ड डालना होता है। अगर आप बिस्प के रेसिपिएंट नहीं हैं, अगर आपके नाम पे कोई घर, कोई जायदाद, कोई मल्टीपल सिम्स नहीं है, आपके नाम पे मोटरसाइकिल नहीं है, यू आर एलिजिबल फॉर अ पे आउट। इन्होंने तो नाम भी अपने मर्जी के मांगे, अपने चुनिंदा लोगों के मांगे। नई बात बताइए। MNAs MPAs से हमाद साहब मेरी बात की तायद कर सकते हैं। MNAs और MPAs से लिस्टें मांगी उन्होंने, ऑफ कोर्स अपने जान पहचान के अपने वर्कर्स के नाम दिए, तो अभी तक वो भी बैठे के बैठे रह गए। ये तो इंकिशाफ है कि आप ये रेवलेशन कर रहे हैं कि इवन जो रमजान के हवाले से इमदाद है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। डिस्क्रिमिनेशन अभी हो नहीं रही बिकॉज वो कुछ मिला नहीं है। इनकी तरफ हमेशा ये होता है। लेकिन देखें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पे बात करें कि जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, खान साहब की ये अडियाला में मुलाकात की बात करते हैं, अडियाला के बाहर जो बातें होती हैं, अलीमा साहिबा की जो अब लेटेस्ट, वो कहते हैं कि शी इज अ नॉन पॉलिटिकल वुमन, उनका जो लेटेस्ट बयान आया है कि हाँ वो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, मतलब ये वो बातें तो नहीं है कि आप सड़कों पे चौराहों पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन इतनी कैजुअली आप डिस्कस करें। और अगर फिर हम कहें कि आप कौन होती हैं, आप किस कैपेसिटी में ये बात करते हैं, तो फिर सारे लड़ने मरने लग जाएंगे। थोड़ा सा मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट इस सेंस में जरूर हम दें, अगर कि जाहिर है वो सड़कों पे हैं कि खान साहब से, उनके भाई से उनकी कैसे किसी तरह मुलाकात हो जाए, कोई रिपोर्टर आ गया, उन्होंने सवाल कर लिया। जब वहां पे बार बार कहा जाता है कि ये पहली दफा तो कोई गन नहीं मचा ना, अब 3 टाइम्स इस तरह की बातें हो चुकी है। तो जब कहा गया है कि डोंट टर्न दिस इनटू अ प्रेस टॉक, अडियाला का वो पॉइंट नहीं है जहां पे प्रेस टॉक हो। ये पर्दे के पीछे 100 दफ़ा इस बात से एग्री हो जाते हैं, फिर जिस दिन कोई मुलाकात या कुछ होती है तो फिर उस बात से मुकर जाते हैं। और जो इनकी सीनियर लीडरशिप है, जो हमारी पार्टी के बड़ों के साथ इन टॉक्स है, उन्होंने प्राइवेटली बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया है कि वी हैव नो कंट्रोल ऑन व्हाट गोज ऑन। मतलब वो कमिटमेंट करते हैं से मुंसलिक के, मतलब या वो होते हैं या पार्टी में कोई और दस्ता सर उठा लेता है। तो देखिए, इट इज कई सारे इंकिशाफ आते हैं। आई थिंक यू कैन टेक देम टर्न बाय टर्न। हुमायूं साहब, आपकी अपनी पार्टी की तरफ से भी बेबसी का इजहार है, आप लोग उनके साथ अग्री करते हैं कि हम बेबस हैं, बाहर आके कुछ और? ना हमारी पार्टी बेबस है और ना हमें वो है, सिंपल आप लोग। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं ना कि आप हर एक को अपने आईने में परखते हैं। अगर आप एक ख़ानदानी सियासत, और ये लोग सारे ख़ानदानी इंक्लूडिंग देम, दे आर ऑल ख़ानदानी सियासत, ये कोई पॉलिटिकल वर्कर्स नीचे से नहीं आए, ये ऊपर से पैराशूट डाल के आए होते हैं, क्योंकि इनके खून में सियासत में है हम हुक्मरान ख़ानदान। इनको नहीं जचता कि सोहेल अफरीदी जैसा कोई बंदा जो कि स्कूल कॉलेज के लेवल से वो एक लेवल पे जाके वो प्रेसिडेंट बन के वहाँ तक जाए। इनको ये नहीं जचता कि 5 मरले वाला 10 मरले वाला बंदा कैसे, घर में रहने वाला बंदा कैसे चीफ मिनिस्टर हो जाए। डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, एक मिनट अलाउ मी। ये पहले भी वो होता रहा, यानी गुलाम हैदर वाई एक गरीब आदमी था, वो पंजाब जैसे सूबे का वजीर आला बना था, पीर साबिर शाह बना था, और भी बहुत सारे गरीब लोग भी सिर्फ इनकी पार्टी में हैं। सर, उनमें ना गुलाम हैदर वाई और ना पीर साबिर शाह कोई गरीब लोग थे सर, खुदा का खौफ कर लेना सर। सुन ले, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये बात कर रही ना, वो उसका ये पावर्टी एलिवेशन के लिहाज से जो बात की है, जो ये ईद के लिहाज से बात की है, लोगों को रमजान पैकेज, हर एक जो MNA MPA सेनेटर है उनको, ये मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि
مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں کسی غلط بندے کو نامینیٹ کر دوں اس لحاظ سے اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو کون دے گا. یہ میں نے نہیں کیا اس کے, ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے مانگے تھے آپ سے, انہوں نے مانگے تھے, ٹھیک ہے, کہ جن لوگوں کے پاس ہے آپ نے شناختی کارڈ کرنے تھے, شناختی کارڈ دیے گئے ہیں, ان کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. کیوں؟ بہت سارے شناختی کارڈ, بہت سارے لوگ, ہمارے اندر بھی بہت سارے, ہم لوگ اکر و پروری وغیرہ چیزیں آ جاتی ہوتی ہے, اس چیز کو آئسولیٹ کر کے ختم کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ BISP میں کیا ہوا تھا, 8 لاکھ لوگ وہ تھے جو کہ گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 21 تک تھے. یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, ان جنرل مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اب آ جاتی ہے علیمہ خان صاحبہ کی باتیں. دیکھیں علیمہ خان صاحبہ, شی از اے سسٹر آف عمران خان, وی ریسپیکٹ ہر بیکاز آف دیٹ. شی ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے. اب پولیٹیکل پارٹی میں لوگ ان کی عزت ضرور کرتے ہیں بیکاز شی از اے سسٹر آف عمران خان. ایک عام آدمی, آپ کے کیمرہ مین جو بیٹھے ہوئے, ان سے کوئی پوچھ لے کہ یار پاکستان کے ایٹمی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں, یہ بھی اپنی رائے دیں گے, کوئی روک سکتے ہیں ان کو؟ اگر علیمہ خان نے اپنی رائے دی ہے تو کر لیا. ان کی رائے سے ان کو کون سے ایسے راز آج تک کسی نے بتائے ہوں گے, وہ ان کے جو بھی آپ کا انٹرنیٹ پہ جو بھی چیزیں, اس چیز پہ ان کی انہوں نے کیا ہوگا. ہمارے ایسے ہمارے نہیں دیکھیں, آپ سیریس لیں یا نہ لیں, it is her رائے, we have to respect her رائے, we may not agree with it. نمبر 2, کیا ہمارے ایسے پولیٹیشنز نہیں ہیں جنہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی پٹاخے چھوڑنے کے لیے تو نہیں کیا ہوا یا فلانے کیا. ہم لوگوں کے کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے. بے نظیر بھٹو نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے جب یہ لے کر گئے تھے وہ اس کو بریفنگ دینے کے لیے, مجھے وہ بریفنگ دی گئی تھی جو بھی کسی بھی ایک کیا کہہ سکتے ڈپلومیٹ کو دی جا سکتی تھی. مطلب دیٹ مینز there was no trust on the prime minister at that time. ٹھیک ہے. سو ہمارے یہاں پہ کیا ہمارے پاکستان میں پرابلم نہیں, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں نا. ابھی ریسنٹلی دیکھیں کیا ہوا ہے, ہم لوگ تھرو آؤٹ یہ لوگ پٹتے رہ گئے کہ جی وہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اس کے اندر یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے چیپٹر نمبر 3 جو ان کا ہے, جو سیکشن C ہے, جس میں کہا ہے کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے کریں گے. ہم لوگوں نے جی یہ جو کوڈ بنائے ہیں ان کا سے, ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو ایک ایکٹ پاس کیا ہے, اس میں انہوں نے نیب والا اس میں 2 کام کیے ہیں پورے کو, اس میں صرف 2 چیزوں کے. ایک بندے کو شکر ہے تاحیات یا مرنے کے بعد تک کی ایکسٹینشن نہیں دی, لیکن نہیں اب تو یہ کہتے ہیں نا کہ حتیٰ کہ فنا کے بعد بھی, تاکہ تو یہ کہہ نہ سکے کہ تیری وہ چودراہٹ تھی فنا وہ زندگی کی ساتھوں کے ساتھ. یہ لوگ اس کے بعد تک اس کو کیا. نمبر 2, انہوں نے جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کو کہا کہ بھائی جان اب آپ اس کے بعد سے وہ بھی کر لو گے. اور بلاول بھٹو اور یہ سارے لوگ شور مچاتے رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر ہم نے صرف کانسٹیٹیوشنل چیزیں کرنی ہے. خدا کے لیے یہ ملک پڑھے لکھے لوگوں کا ملک ہے, یہ باشعور لوگوں کا ملک ہے, چاہے آپ کی نظر میں شعور سے آپ کھانا نہ کھاتے ہوں. ایک بات کا ضرور جواب فرمائیں. آپ پہ یہی تو وہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے پرسنل ایشو سے اور خان صاحب سے, ان کی انڈیویجول سیلف سے آپ نکلتے ہی نہیں ہیں. لک ایٹ دا لارجر کینوس, لارجر پکچر. اگر آپ ایک میٹنگ میں بیٹھ جاتے, ان میں سے کون سی چیز پرسنل تھی, اگر آپ ایک میٹنگ میں بیٹھ جاتے تو اس سے نہ آپ کو یقیناً کوئی فائدہ نہ ہوتا. اگر وہ اس ایک میٹنگ میں جس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر بیٹھا تھا, پاکستان کے لیے بیٹھا تھا, اس ایک میٹنگ کے اندر عمران خان کو بٹھا دیتے تو کیا ہو جاتا پاکستان میں؟ کیوں جیل سے نکالنا کوئی ناممکن چیز ہے؟ کوئی ناممکن چیز ہے؟ لوگ ملک چھوڑ کے باہر بھاگ گئے, جیل سے نکل کے. ایک منٹ, He would have been حماد صاحب. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, تو اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان سے عمران خان کو اوپر لے جا رہی ہیں. یعنی ایک منٹ سر, یعنی عمران خان جیل میں ہیں تو ہم پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کریں گے, یہی کہہ رہے ہیں نا. نہیں, اب ایک منٹ, میں نے کہا جب آپ مجھے ٹیررسٹ کہہ رہے ہو, آپ مجھے کہہ رہے ہو آپ ملک کے خلاف ہیں. پہلے بھی آپ سے کہہ دیا کہ آپ کو کوئی ٹیررسٹ کہے, اسے کہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں, یہ میرا ملک ہے, آپ کیوں ڈسون کر رہے ہیں, اپنے ملک کو کیوں ڈسون کر رہے ہیں, آپ کسی کے کہنے پہ ٹیررسٹ بن جاتے ہیں. ظاہر ہے کسی کے کہنے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا. اچھا ایک بات دیکھیں, ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی,
और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था। ये लोग तो 2018 के बाद सियासी तहरीकों को देख रहे हैं, लेकिन हम तो तारीख के तालिब इल्म हैं, हम तो जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। हम्माद साहब, उनका क्लेम ये है कि अब जो हो रहा है उसका पास्ट से भी कोई मवाजना नहीं है, ये उससे भी बुरे टाइम्स ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। वो लोगों को जो कोड़े पड़े, फांसियां चढ़ी, वो इनको नहीं नजर आता। एक मिनट देखिए, बेनज़ीर भुट्टो के वालिद को फांसी दी थी ज़ियाउल हक ने। जनेवा मुआहिदा हो रहा था, मोहम्मद खान जुनेजो साहब गैर जमाती इलेक्शन से वज़ीर आज़म बने थे 1985 के। उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई सियासतदानों की। अब बेनज़ीर भुट्टो उस कॉन्फ्रेंस में कैसे आती, जिस रिजीम ने उसके वालिद को फांसी दी थी और उसके हजारों कारकुनों को कोड़े मारे थे, फांसियाँ छड़े थे, जेलों में डाला था। बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो साहिबा तवील जेल काट चुकी थी, सक्कर और हैदराबाद की, वो उसमें कैसे आती। पार्टी का इजलास हुआ कराची में, तो पार्टी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, ये ज़ियाउल हक के वज़ीर आज़म है। बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा खड़ी हुई और उसने कहा कि ज़ियाउल हक के वज़ीर आज़म है, किसी के भी है, मेरे मुल्क का मसला है, मैं जाऊंगी, मुझे इससे क्या लेना देना कि किसका वज़ीर आज़म है। वो आई उस कॉन्फ्रेंस में, उसमें खिताब भी किया और चली गई। बड़ी अच्छी आपने मिसाल ये होती है लीडरशिप। एक मिनट, ये लीडरशिप नहीं होती कि आप कहीं कि उससे मुलाकात नहीं हो रही है, ठीक है ज्यादती हो रही है, हम आपके साथ हैं, अगर ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ आप भी आवाज उठाए, हम भी आपके साथ होंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप मुल्की मामलात को जो इंतहाई हसास मामलात है उसको इग्नोर करें, आप आगे बढ़े ना। देखिए वो सवाल आपने देखा होगा, मैंने पूछा था वो सवाल कि जहां पर जंग हो रही है उस सूबे में पीटीआई की हुकूमत है, किसी को पसंद है या ना पसंद है, लेकिन अवाम ने मैंडेट तो दिया है, तो उसका जवाब मोना क्या आया था, बहुत मुस्बित जवाब आया था ना कि ठीक है हम उनको तो ऑन बोर्ड ले रहे हैं। इसी तरह का जवाब था। भाई आप क्यों डिसोन कर रहे हैं अपने मुल्क को? प्रेशर में डीजीआईएसपीआर की वो हमाद साहब ने अपने बताया है कि उन्होंने सवाल किया था और बाकी उसका ये जवाब आया था कि हम दे आर ऑन बोर्ड विद अस, जिसकी शायद समर साहिबा भी एक तरह से तायीद ही कर रही हैं कि दे आर इंडीड ऑन बोर्ड। और उनकी तरफ से अगर ठीक है तो वो भी तो पीटीआई ही है। नहीं, जब कहा गया, जब कहा गया, एक मिनट, जब कहा गया कि उनको वो बिल्कुल इस मुल्क की एक सियासी जमात है, सबके साथ हम राब्ते में हैं, ऑन बोर्ड ले रहे हैं, तो फिर आपको भी आगे बढ़ना चाहिए था ना। आपने ये बहाना क्यों खड़ा कर दिया कि भाई वो उससे मुलाकात नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये दो तीन बातें हैं। और समर साहिबा, एक तो अमेरिका के हवाले से जो बार बार ये आपको स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, इसका जरूर जवाब फरमाएं कि आप लोग क्यों अग्रेसर को कॉल आउट नहीं कर रहे। ख्वाह वो बिलावल साहब हों या मरियम साहिबा हों, दोनों से सवाल हुआ, नोबडी काइंड ऑफ कॉल्ड आउट द अग्रेसर के इस पूरे जो सूरत हाल है उसमें अग्रेसर कौन है अमेरिका के हवाले से। इन्होंने तो प्लेकार्ड्स भी उठाए थे, फिर आप इनको कहते हैं कि उनके एजेंट हैं। इन्होंने प्लेकार्ड्स खान साहब की पिक्चर्स के उठाए थे जो मैंने देखे मुर्दाबाद के, और वो सारे इन्होंने, और इजराइल। आज सुहेल अफरीदी साहब कि मैंने अमेरिका के खिलाफ भी थे, उस पे अमेरिका का नारा था। जब वो ईरानियन सिफारतकार गए हैं, तो उन्होंने उनके इंतकाल की फातिहा पढ़ने गए हैं, उनकी शहादत की फातिहा पढ़ने नहीं गए। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ऑफिशियल ट्वीट था, मैंने रिपोस्ट भी किया है। और उस पे मुझे काफी मतलब ट्रोलिंग का सामना हो रहा है। नहीं मैं क्यों ट्रोलिंग करूं, ये नहीं मतलब उम्मत मुस्लिमा के लोग नहीं वो भी नहीं कर रहे, वो चुप है, बिकॉज वो चुप हो गए। जहाँ पे अपनी गलती देखते हैं वहाँ पे वो चुप हो जाते हैं। देखिए इस वक्त लाइक आई सेड हालात बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। अग्रेसर सिर्फ एक नहीं है, अग्रेसर अब जो गल्फ कंट्रीज हैं जो हमारे बहुत उनके साथ हमारे अच्छे रवाबित हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, अग्रेसर एक ही है। देखिए वो उनका सोच है ना, उनकी सोच पे मैं मुदाखलत नहीं करती, मेरी अपनी एक सोच है, मैं अपनी सोच की अक्कासी करूंगी। एक हर तरफ से एक वो हो रहा है, मल्टीपल अग्रेसर में शामिल कर रही हैं। देखिए ईरान की तरफ से मुस्लिम ममालिक के ऊपर जारहाना रवैया नहीं हो रहा, अजरबैजान के ऊपर हमला नहीं हुआ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर, कतर के ऊपर, बहरीन के ऊपर ये हो रहे हैं ना। सो वी आर ट्रेडिंग अ वेरी कॉशियस लाइन, क्योंकि हमारे इन सारे ममालिक के साथ अच्छे रवाबित हैं। यूनाइटेड नेशंस की फ्लोर पे इरानियन एम्बेसडर ने पाकिस्तान के रोल को सराहा है। पाकिस्तान ने वहाँ पे कुछ किया है, पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया है। हम अपने
बिरादर इस्लामी मुल्क को इस तरह लर्च में नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम अपनी जो यहाँ पे जंग है उससे भी अपने आप को निकाल के ना, हमारी जो आजकल एक स्टैंडिंग है मुस्लिम उम्मा में, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ वजन है। इसाक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द सेनेट पे इस चीज़ को भी क्लैरिफाई किया है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में भी एक थॉइंग रिलेशनशिप, थॉइंग में पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक कलीदी किरदार है। सो हम लगे हुए हैं। अगेन लाइक आई सेड, बहुत सारी और बातें ऐसी होती जो इन कैमरा मीटिंग में और भी इनको हो जाती। कुछ बातें ऐसी नहीं है, और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, बहुत नाजुक हालात हैं। फिर जैसे आपने प्रोग्राम के स्टार्ट पे कहा, सारी दुनिया का 20-25% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल एंड गैस वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। वहाँ पे जंग इन ममालिक में हो रही है। तो देखिए बहुत सारे, ये सिर्फ हमें नहीं अफेक्ट करेगा और लेकिन हमें भी अफेक्ट करेगा। क्वेश्चन जिसके ऊपर हम जाहिर है बात करने पे बहुत मजबूर हैं। आप बाहर जाएं, इस वक्त जो हालात है, एक पैनिक बाइंग चल रही है, हर कोई इधर उधर भाग रहा है कि शायद कुछ तेल की किल्लत है। गवर्नमेंट कह रही है हम वीकली बेसिस बढ़ाएंगे, बावजूद इसके दैट दे आल्सो क्लेम कि उनके पास जखीरा है। हुमायूं साहब एक थोड़ा ये इस पे एक फाइनलिटी कर लेते हैं, तजावीज़ दें सर, कोई कंस्ट्रक्टिव बात करें। एक मिनट, तजावीज़ मैंने दे दी है कि आपको डायलॉग करनी पड़ेगी पाकिस्तान को स्टेबलाइज। आपने तजवीज़ उनको खान साहब से जेल से निकाल के उनको मीटिंग में उठाया। इनको शायद इन्होंने ये मार्को रूबियो का और ये जो क्या नाम है नेतन्याहू का, इन्होंने वो नहीं पढ़े कि क्या करते हैं। मार्को रूबियो कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए ईरान के ऊपर पहले अटैक किया है कि नेतन्याहू ने अटैक नहीं करना था, और अगर नेतन्याहू अटैक करता, और नेतन्याहू कहता है मैं 40 साल से ये करना चाहता था और मैं अमेरिका के थ्रू ये करवाना चाहता था। अमेरिका ने इसलिए किया है कि अगर वो अटैक करता तो ये जब ईरान रिटेलिएट करता तो ये अमेरिका के जहां पे अड्डे हैं, जहां पे अमेरिका का अड्डा है वो अमेरिका है, वो मैं नहीं हूं। अगर मैं अपने घर में एक कमरे में अमेरिका को बिठाऊंगा तो वो अमेरिका का हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने अभी ये कहा हुआ है कि जो एम्बेसी होती है एक्चुअली स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाता है। उसी तरीके से जो उनका अड्डा है वो उन्हीं का हुआ है, उस जगह पे वो कर ले। उन्होंने कहा है वो वहां अटैक करता है तो हमने पहले अटैक कर दिया। ठीक है, तो एग्रेसर कौन है? अच्छा, हम लोग, हम अमेरिका के साथ तो वहीं से हुई है ना। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है वो कहते हैं कि हम इजराइल के साथ नहीं है, हम अमेरिका के साथ है, अमेरिका इजराइल के साथ है। मतलब मैं इनके साथ हूं, ये उनके साथ है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं हूं। खुदा का खौफ, मेरा ख्याल है अमेरिका खुदा का खौफ। डिप्लोमेटिकली मामलात जरा मुख्तलिफ होते हैं। ईरान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, ईरान के इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी इंडिया के साथ जंग हो रही है। तो देखिए सर, इस तरह नहीं होता कि आप एक और मुल्क इंडिया ने क्या किया ईरान के साथ, उनकी डिस्ट्रेस कॉल्स तक को उन्होंने ऐसे इग्नोर किया। देखिए ना, मैं आपको जो चीज आज डीसी ट्रिब्यून में पूरा एक आर्टिकल लिखा गया है जिसने बताया है कि मोदी ने नेतन्याहू को इतनी प्रेफरेंस दी कि उन्होंने जो गल्फ कंट्रीज में इत्तलाज लाखों की तादाद में माइग्रेंट्स हैं, उन सब की रोजी रोटी को भी दाव पे लगा दिया है, चहाबर पोर्ट को भी दाव पे लगा दिया है, और जो उनकी इतनी एक कल्टिवेटेड रिलेशनशिप थी उसको भी उन्होंने दाव पे लगा दिया है। तो हम उस तरह के रिलेशनशिप्स किसी के साथ नहीं कर रहे। और हम उनके साथ जो खड़ा हुआ है, जो उनके लिए पहले अटैक करता है, हम उसके साथ खड़े हैं। As simple as that. कि वो हम किसी और मुल्क पर नहीं डाल सकते, हर मुल्क की अपनी अलग पॉलिसी होती है। सर जी, मैं कम से कम ये तो कह सकता हूँ ना, मैं ये तो कह सकता हूँ ना, जब मुझसे सवाल पूछा जाए कि पहले अटैक अमेरिका ने क्यों किया, मैं कम से कम इतना तो मेरे अंदर दम होना चाहिए, मैं कहूँ कि यार अमेरिका को नहीं करना चाहिए था, या उनको ये, मैं कम से कम इतना मेरे अंदर दम हो कि मैं गलत को गलत कह सकूं। मैं बिल्कुल ही नीचे सड़क लेट के उनके नीचे वो ना करूं ना, अपनी नाक ना रगड़ू जमीन पे। कभी कभार एब्सोल्युटली नॉट कहना पड़ता है। अफगान तालिबान की हुकूमत को भी कभी एब्सोल्युटली नॉट कह देना। वहां से जब हमारी तरफ सुसाइड अटैकर्स और ये जंगजू सारे आ रहे होते तो उनकी तरफ तो कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहते। हमेशा कहा है, कभी भी नहीं कहा, हमेशा कहा है, नेवर। आपको लगता है कभी भी नहीं कहा? देखिए मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं देखिए मेरी बात सुनिए, हमाद साहब से पूछ लें। 2021 में हालात बहुत बेहतर थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने अगर चीज को हैंडल करना है ना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हैंडल करना है, आपने बीमारी को हैंडल करना है।
یہ جو بام بلاسٹ ہوتے ہیں نا, دیز آر سائن اینڈ سمپٹمز آف دی انڈرلائنگ ڈیزیز. ہاں انڈر نہیں, وہ تو وہ آپ نے جب تک انڈرلائنگ ڈیزیز کو ایڈریس نہیں کریں گے, بٹ یو نیڈ ٹو آلسو کال دا اگریسر. نہیں, وی آر سیئنگ دیٹ. دیکھیں ہم بالکل کہتے ہیں, ہمیں ہر ایک نے کہا ہوا ہے, افغان طالبان رجیم جو اگریسر ہے, ہم نے ہر ایک کو کہا ہوا ہے کہ اینی ون تحریک طالبان پاکستان از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اینی ون ہو از سپورٹنگ دیم اینڈ ہیلپنگ دیم از ناٹ ڈوئنگ رائٹ. That is wrong. اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان حکومت سمیت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں افغان طالبان سے اگر صحیح طریقے سے کوئی ایسا شخص ہو جو ان سے بات کر سکے, there could be ways and means to do. اچھا ایک بات کے ساتھ بات کریں, ان کے ساتھ بات کریں, لیکن اوروں کے ساتھ بات نہ کریں. ایک پلیز ایک بات ہے, کیونکہ خان صاحب کے میں نے ایکس سے دیکھا تھا, ایک ہی ٹویٹ ہوئی تھی کہ خان صاحب کو رہا کریں, تو وہ ان سے بہت اچھے, ہی از دا بیسٹ پرسن جو کہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اگر نیگوشیشن کی بات ہے, at least he has got more credibility. اگر نیگوشیشن کی بات ہے تو بہترین امریکہ نے کس سے بات کی تھی جب امریکہ نکلنا چاہتا تھا؟ خان صاحب سے کی تھی. دیکھیں بعض پرسنالٹیز آر لائک دیٹ, ایوری لائکس دیم. بتائیں, ہر ایک بندے کی, ایک انسان کی ایک اپنے ایک وہ ہوتا ہے نا, اسٹیچر ہوتا ہے, وہ دس از واٹ ہمایوں صاحب امپلائز. ایک منٹ یہ بتا دیں اس کا. سمر صاحب دیکھیں, پرسنلٹی کا معاملہ اس میں نہیں ہوتا. یہ کوئی ادبی اجلاس نہیں ہو رہا ہے یا کوئی شوبز کا وہ نہیں ہوتا, یہ پالیسی ہوتی ہے ملکی, ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے. اس کو پرائم منسٹر لیڈ کرتا ہے, اس کا ایک ٹیم ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کے پاس اگر نیگوسیشن کے حوالے سے بہترین آدمی ہے وہ محمد صادق خان صاحب ہے, جو افغانستان میں سفیر بھی رہے, پشتو سپیکنگ بھی ہے, تمام ڈائنامکس کو اچھی طرح سمجھتے بھی, کابینہ میں نہیں ہے, لیکن خصوصی نمائندے کے طور پر تو بہرحال ان کو رکھا ہے. وہ ماہر ہیں ان امور کے, بہت سارے لوگ اس کے ماہر ہیں. اب عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ مشاورت کرنی تھی. اب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے, ان کے ساتھ مشاورت ہوگی. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ شخصیت. پی ٹی آئی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جنگ جب شروع نہیں ہوئی تھی تو یہ طالبان کی حمایت میں ہے, جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کی حمایت میں ہو گئے. اب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب تو چیف منسٹر سہیل افریدی کا بیان بھی آیا ہے کہ میں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا ہونا چاہیے. کھڑے ہوں گے. دیکھیں, جنگ میں ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب انڈیا کے بعض پالیسیز کے اوپر ہمارا اختلاف تھا اور ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اس بات پہ کہ عمران خان از دا موسٹ پاپولر. دیکھیے پاپولیرٹی, جیسے حماد صاحب نے کہا, پاپولیرٹی نہیں ہوتی, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہوتی ہے. تو اگر پاپولیرٹی کی بات ہو جائے تو انڈیا پاکستان کا مسئلہ پھر شاہد افریدی اور شاہ رخ خان ہینڈل کر لیں, تو بس پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاپولیرٹی نہیں, شاہد افریدی صاحب کے نام پہ وہ اتفاق وہ تو نہیں اتفاق کرتے نا. شاہد افریدی سے کہیں زیادہ پاپولر ہے. ایک کام کریں, نام انہوں نے شاہ رخ خان کر لیا ہے. جب شاہ رخ خان خود عمران خان کا مدعی ہے تو پھر اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, دس از ناٹ فین کلب ہونا اور گورنمنٹ پالیسی چلانا, یہ دو بڑی فرق پڑتا ہے. یہ وہ خان صاحب کا تو وہ امریکن پریزیڈنٹ فون بھی نہیں اٹھاتا تھا, اس وقت اس کی پاپولیرٹی کہاں چلی گئی. دیکھیں, جب ہم لوگ بناتے ہیں, جب ہم کسی کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں, جو یو این والے بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ گڈ ول ایمبیسڈر ان کی لوگ سنتے ہیں. آج عمران خان کو باہر نکالے, پوری دنیا ان کو سنے گی. پہلے اپنی پارٹی تو سنے. چلیں پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت دل سے ڈیبیٹ. تھینک یو ٹو ایوری ون. اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ.